हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं 12 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, 11 से 12 वीडियो मैंने पढ़ा दिए हैं। और ये आज हमारे पास में जो वीडियो होने वाली है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो भी 12 वीडियो हैं, अभी आपने उनको अगर सही से नहीं देखा है तो आप देख लो। पूरा मैंने डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का जो पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स है वो फिनिश कर दिया है। आज ही मेरे पास में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा। ठीक है ना। आज मैं इस टॉपिक को भी फिनिश करके फिर मैं क्या करूंगा, 2 वीडियो और बनाऊंगा। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, उन टॉपिकों के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद में ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। हर सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके पास में, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है कि अभी जो आज का टॉपिक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेटिक्स का ये पार्ट है, सांख्यिकी का ये पार्ट है। तो आज मैं इसके बारे में, ये तो मेरे पास में दिया है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता। इस टॉपिक से पहले मुझे बात करनी है समांतर माध्य मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में मध्यिका क्या होती है, जिसे मैं इंग्लिश में मीडियन बोलता हूँ। मीडियन को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। अगर मुझे बहुलक निकालना है तो मैं हाउ वी फाइंड द मोड, बहुलक को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले ये तो टॉपिक आपका है ही सिलेबस के अंदर, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वहां से भी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले मैं उनका डिस्कस करूंगा। उनका डिस्कस करने के बाद में देन वी विल मूव ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है समांतर माध्यम, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी मैं बात करूंगा, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में सबसे पहले आता है माध्य, समांतर माध्य उसको मैं बोलता हूं। समांतर माध्य मेरे पास में क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य होता क्या है, इसमें हमें एक फॉर्मूला लर्न करना होता है। और जो फॉर्मूला मेरे पास में है वो फॉर्मूला क्या होता है, यहां आता है पदों का योग। यहां मेरे पास में आएगा पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। मेरे पास में पदों की संख्या क्या है, इसको मैं बोलता हूं इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ए एम बोलता हूं इसको मैं, ठीक है। अर्थमेटिक MEAN मीन। और ये क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से ये मेरे पास में आता है समांतर माध्य, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब इसके ऊपर पहले मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं उस क्वेश्चन की ओर ले जाऊंगा जो क्वेश्चन आपके बीटीसी में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, यहाँ लिखा 11, 12, 9, 3, 6, 10 का समांतर माध्य बताओ क्या होने वाला है। समांतर माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा, जो मेरे पास में डेटा दिया हुआ है। तो मुझे पता है, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो अब यहां मैं लिखूंगा समांतर माध्य, या तो माध्य लिख दो या समांतर माध्य लिख दो, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। समांतर माध्य शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग। पदों का योग का मीनिंग क्या है, जितने भी ये टर्म्स हैं, जितने भी ये पद हैं, इनका मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। मैंने सम किया 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन आता है पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पद हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। इसको मुझे सॉल्व करना है। जब मैं इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या, 11 और 12 क्या हुआ, 23, 23 और 9 मेरे पास में क्या आएगा, 32, 32 और 3 मेरे पास में 35, 35 और 6 मेरे पास में क्या आएगा, 41, 41 और 10 मेरे पास में क्या आएगा, 51। तो जो आंसर मेरे पास में आने वाला है दैट इज द 51/6। मैंने 6 का इसमें डिवाइड किया तो 6 8 क्या हो जाएगा मेरे पास में 48, और यहाँ पॉइंट लगा के अगर मैं जीरो बढ़ा लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 30। तो 8.5 मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8.5 विल बी द अरिथमेटिक मीन। तो ये कितना सिंपल टॉपिक है कि अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि समांतर माध्य किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, ठीक है। जो मेरे पास में टर्म्स थे उनका मैंने समीशन किया, और मुझे क्या करना है, नीचे पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या कितनी थी, 6 थी। मैंने इसका इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
डिवाइड करने के बाद में 51/6 आया, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 8.5, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। ये मेरे पास में समांतर माध्य आ गया। तो ये वाली बात होती है समांतर माध्य की। अब जो बीटीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको बताता हूं कि उसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो उस वाले क्वेश्चन को भाई, उस क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने एक डेटा दिया था और वो डेटा आपके पास में क्या था 35x911। ये डेटा था आपके पास में। क्वेश्चन किस तरीके का था जो बीटीसी में पूछा गया है, 359x11 का समांतर माध्य 7 हो, का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान बताना है हमें, x का मान मेरे पास में क्या होगा। तो ये वाली बात मैं जानता हूं कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास में क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मेरे पास में, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, यही होता है पदों की संख्या। अब देखो समांतर माध्य मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है 7, तो मैंने 7 लिख लिया। पदों का योग कर दो भाई सबका, 3 + 5 + 9 + x + 11 अपॉन संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मैंने यहाँ रखा। अब मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 7 × 5, ये क्या हो जाएगा 3 और 5 8 और 9, 17 और 11 क्या हो जाएगा 28, इधर आ जाएगा 28 + x, ये हो जाएगा 35 = 28 + x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस का 28। तो आंसर मेरे पास में क्या आ गया 7 आ गया। तो ये क्वेश्चन है डीएलएड में आई थिंक 2016 के अंदर पूछा गया है। तो कितना ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द अर्थमेटिक मीन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द समांतर माध्य। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप इन वाली चीजों को समझ पा रहे हो, इन फॉर्मूले को जानते हो, तो कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन कर दोगे। और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीटीसी के अंदर, पूछा गया है डीएलएड के अंदर आई थिंक 2016 या 20 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो ये वाली बात समझ में आई। अब इससे अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तो मेरे पास में आती है मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या होता है, मध्य का, ठीक है। तो मैं मध्य का की बात करता हूं कि मध्य का मेरे पास में क्या होती है। देखो भाई मध्य का मेरे पास में क्या है, मीडियन की बात मैं करता हूं आपसे कि मीडियन मेरे पास में क्या होती है। तो देखो मीडियन को समझने से पहले आपको दो कंडीशन समझनी है। ये मेरे पास में होती है मीडियन, ठीक है, MEDIAN। मीडियन को मैं हिंदी में बोलता हूं मध्य का, मध्य का, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या करना होता है मीडियन में, कि मेरे पास में इसी तरीके से डेटा गिवन होता है मुझे। और डेटा किस तरीके से गिवन होगा, अगर मैं डेटा की बात करूंगा, जैसे मैंने यहाँ दे दिया 6, ये मेरे पास में 9, ये 3, यहाँ 18, यहाँ 11, ये मेरे पास में इस तरीके का डेटा है। और मैं ले सकता हूँ डेटा 21, यहाँ मैंने और डेटा ले लिया 14, ठीक है। ये मेरे पास में डेटा हुआ। और वो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि इसकी मीडियन बताओ, मीडियन क्या होती है, ठीक है। तो मीडियन में कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूं कि पहला फॉर्मूला क्या होता है, इफ n इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, सम होना चाहिए। सम मतलब इवन, ठीक है। अगर मेरे पास में n की वैल्यू सम है, n की वैल्यू कैसी है, इवन है, मैं बताऊंगा n क्या है। जैसे n का मीनिंग है जो मेरे पास में अनक्लासिफाइड डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ n इक्वल टू मेरे पास में क्या आया 7 आया। तो ये कैसा है, ऑड है, कैसा है ये, ऑड। तो मैंने क्या बताया अभी कि अगर n इक्वल टू 7 हो, n इक्वल टू 7 हो, तो मैं कैसे करता हूं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास में जो मध्यका है वो क्या हो जाएगी, मध्यका का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला मेरे पास में हो जाएगा कि अगर n की वैल्यू कैसी होगी, सम होगी। सम का मीनिंग क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू आती है तो मेरे पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। अगर यहाँ पे
अगर मैं दूसरे की बात करूंगा, अगर एन मेरे पास में कैसा आता है, ऑड आता है, ऑड मतलब विषम आता है, ठीक है, विषम आता है, तो विषम के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास में विषम आया, तो विषम का फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, एम बराबर मतलब मध्य का, ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू पद। बताओ भाई, ये मेरे पास में हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू पद। तो देखो मैंने ये दोनों फॉर्मूले बताए, जैसे यहाँ एन क्या, एन की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में, 7 आया। अगर एन की वैल्यू 7 है तो 7 कैसा है मेरे पास में, ऑड नंबर है, विषम नंबर है। अगर विषम नंबर होगा एन, तो फिर मेरे पास में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन प्लस वन अपॉन टू पद, ये अपॉन है पूरा भाई साहब, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अपॉन में। और अगर एन की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एक और बढ़ा देता, जैसे मैंने यहाँ 16 कर दिया, तो यहाँ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में 8, या 8 टर्म्स हो जाएंगे। अगर 8 टर्म्स हो जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि अगर मेरे पास में जो n है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इफ दैट इज इवन, देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ओके, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, मैं इस वाले फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। तो ये वाली बात मुझे लगता है कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। अब मैं फिर एक क्वेश्चन लेता हूं जो इसी बीटीसी के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और हमेशा इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सबको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है। वो चीज कौन सी है, जो भी मेरे पास में डेटा होगा, वॉट एवर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चंस, जो भी डेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वी हैव टू बी राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो मैं उसे आरोही क्रम में लिखूंगा और या मुझे अवरोही क्रम में लिखना है। देन वी स्टार्टिंग दी प्रोसेस, उसके बाद में फिर मुझे नेक्स्ट चलना है। तो आप इस वाली बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो भी डेटा मेरे पास में होगा, फर्स्टली हमें वो किस में लिखना है, या तो मैं उसे आरोही क्रम में लिखूंगा और या फिर मैं उसे किस में लिखूंगा, अवरोही क्रम में लिखूंगा। ठीक, उसके बाद में देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, फिर मैं इन फॉर्मूला का यूज करूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है मेरे पास में, उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। देखो भाई, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरे पास में है मध्यका का। और एक क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो एक क्वेश्चन तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ नॉर्मल सा, उससे अभी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई डेटा लिया 5 9 5 8 7 6, मैंने ये डेटा लिया, तो मुझे क्या है कि इसकी मध्यका निकालनी है। मध्यका इसकी क्या होने वाली है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस डेटा को आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है इस डेटा को, आरोही क्रम, या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में, जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें लिखो। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो मैंने क्या किया कि जस्ट वी आर राइटिंग द डेटा इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूंगा, तो असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, छोटे से लेके बड़े की ओर जाना। ठीक है, उसी में बोलता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन सा है, 5, 5 के बाद में कौन आ जाएगा, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। मैंने लिख दिया सब असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिख दिया। आफ्टर राइटिंग द असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखने के बाद में वी हैव टू बी काउंट दी नंबर्स। मुझे क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको काउंट करना है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 5 है। जैसे ही आपने 5 देखा, एक चीज आपके समझ में आई कि अगर n इक्वल टू 5 है, तो n इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या है, ये कैसा नंबर है, सम नंबर है। कैसा नंबर है, सॉरी कैसा नंबर है, ये विषम है। विषम का मतलब ये ऑड है। ठीक है, ये ऑड है भाई साहब। और जब ऑड होता है तो मध्य का m मतलब मीडियन कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2 पद, यही तो होता है भाई साहब। जब n प्लस 1/2 पद होगा तो n की वैल्यू है 5, 5 प्लस 1/2 पद, ये वाली चीज यहाँ लिख देना। तो 5 प्लस 1 क्या हुआ, 6, तो ये हो जाएगा 6/2 पद। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 2 से इसे जब मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 पद। और 3 पद मेरे पास में कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरे पास में जो मध्यका हुई वो क्या हो जाएगी, 7 मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर वी हैव। मध्यका मेरे पास में क्या हुई, 7 हुई। और देखो, और इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, मध्यका का मीनिंग होता है मिडिल में। मध्य का बोल रहा है ना, मध्य, किसी भी चीज के बीच में होना, मिडिल में होना। अगर ये मेरे पास में डेटा था, तो इस डेटा के मिडिल में क्या चीज लिखी हुई है, देखो 10 से गिनो 1 2 3, 3 पे 7 है, 10 से गिनो 1 2 3,
तो मध्यिका का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि वॉट एवर द डेटा वी हैव और जस्ट वी आर चेकिंग दी मिडिल नंबर, और जो मैं बीच वाला नंबर होता है उसको मैं चेक करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं जाना है। बस मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज करूँगा। आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि किस तरीके से मध्यिका को मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ समझ में आती है तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ बहुलक की ओर। तो जो क्वेश्चन है मेरे पास में वो पूछा गया है, देखो भाई क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन में मुझसे डेटा मुझे दिया हुआ है 4, 11, 16, ये मेरे पास में डेटा है 4, 11, 16। उसके बाद में डेटा है 15, 12, 5, 7, 9, 15, 12, 5, 7, 9, और मेरे पास में डेटा है 10। ठीक है भाई, ये मेरे पास में डेटा है। अब इस डेटा में ये पूछा है कि मध्यिका फाइंड आउट करो। इस डेटा की पूछा गया है बीटीसी के अंदर, और ये बीटीसी के अंदर देख लेना किस ईयर में पूछा गया है। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मुझे ये किस में लिखना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो मैं लिखूंगा आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखने के बाद में लिखो भाई इसको आरोही क्रम में। आरोही का मीनिंग क्या है, छोटे से बड़ा। लिखो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा है 4, उससे बड़ा कौन सा है 4, 4 के बाद कौन क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद में क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद में क्या आ जाएगा 9, फिर 10, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद में क्या आ जाएगा 11, 11, 12। ठीक है, और 12 के बाद में क्या आ जाएगा 15, और ये 16। ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको लिखने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू मेरे पास में क्या है 9। तो जो कैसा है, जो कि विषम है, और है। ठीक है, तो जब ये विषम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 वहां पर। तो n की जगह में क्या कर दूंगा 9+1/2 वहां पद, तो ये हो जाएगा 10/2 वहां पद, और 10/2 का मतलब है 5 वहां पद। ठीक है, और 5वां पद मेरे पास में कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो 10 मेरे पास में क्या आ जाएगी, मध्यिका आ जाएगी, ये m इक्वल टू मीडियन। ठीक है, अब बताओ भाई कितना सिंपल है ये क्वेश्चन कि आप इसको देख के समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है। जो भी मेरे पास में डेटा था उस डेटा को मैंने कैसे राइट डाउन किया। एक डेटा को मैंने सबसे पहले आधी क्रम में लिखा, फिर मैंने एन की वैल्यू जानी। अगर मैं इस डेटा में सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा देता, दैट इज द 18, तो वो 18 मेरे पास में यहाँ भी बढ़ जाता। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने 18 18 कर दिया। तो देखो अब होता क्या, जब मैंने 18 बढ़ाया तो जो n इक्वल टू क्या हो जाता 10 होता, जो कैसा है इवन है। अगर ये इवन है तो फॉर्मूला मेरा m इक्वल टू क्या हो जाता, मध्यिका का फॉर्मूला यही तो होता 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। अब मैंने क्या किया, ये 1/2 तो यहाँ है ही मेरे पास में, n की जगह अगर मैं 10/2 करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5वां पद, 5वां पद। ठीक है, यहाँ रखूंगा 10/2 5 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 6वां पद। बात समझो ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, जो n जब इवन आ गया तो n की जगह 10 रखा, और 10/2 का मीनिंग क्या हुआ 5, 5 प्लस 1 क्या हुआ 6, 6वां पद। ये कौन सा है 5वां पद। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास में 5वां पद कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 11। तो ये तो मेरे पास में 5वां पद है, ये मेरे पास में 6वां पद है, अपॉन में 2 कर दूंगा। तो 10 और 11 क्या हुआ 21, और 21/2 क्या मेरे पास में आ जाएगा 21/2 अगर मैं करूंगा तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा 10.5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। अब ये वाली बात आपकी अगर समझ में आ गई होगी तो मैं थोड़ा सा आगे और लेके चीजों को चलता हूं। जो आपके सिलेबस में है नहीं, कभी उससे क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं बोलता हूं बहुलक। क्या बोलता हूं उसको मैं बहुलक बोलता हूं। तो देखो बहुलक का क्या मीनिंग होता है, बस इसको समझ लो। बहुलक इंग्लिश में इसको बोलता हूं मोड। इसका मतलब होता है रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब क्या है भाई साहब, रिपीटिंग नंबर। मतलब जैसे मैंने यहाँ कोई भी सीरीज लिखी 6, 8, 6,
9 6 11 6 18 19 6 15 6। तो मैंने यहाँ पे कोई एक सीरीज लिखी और मैंने पूछा कि सीरीज के अंदर बहुलक कौन होगा। तो बहुलक का मीनिंग है कि इस सीरीज के अंदर, इस डेटा के अंदर जो भी कोई नंबर, बहु का मीनिंग है ज्यादा बार आया हो। बहु का मीनिंग क्या है? ज्यादा बार आया हो, रिपीटिंग नंबर्स, उसे मैं क्या बोलता हूँ? बहुलक बोलता हूँ। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूंगा तो सबसे ज्यादा इसमें कौन आया है, तो सब देख के बता देंगे कि सर इसमें सबसे ज्यादा बार 6 आया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, जो मोड हो जाएगा, ठीक है ना, इसको बहुलक में बोलूंगा तो जो बहुलक मेरे पास में क्या हो जाएगा? बहुलक मेरे पास में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं। जब इतनी बात समझ में आती है तो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ एक टैली क्या होती है। अब जैसे अब चलते हैं तुम्हारे जो सिलेबस के अंदर का पार्ट है अवर्गीकृत डेटा, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर इतनी चीज आपकी समझ में आती है तो आप एक चीज समझो, टैली मार्क्स क्या होते हैं? टैली मार्क्स, ठीक है, इसको मैं हिंदी में ऐसे लिखता हूँ, टैली ही बोलता हूँ, टैली आंकड़े बोल दो, टैली मार्क्स बोल दो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो टैली मार्क्स का क्या मीनिंग है। जैसे मैंने बोला कि ये यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने लिखा। तो 1 को टैली मार्क्स में दिखाता हूं तो एक डंडा हुआ। अगर 2 को दिखाना है टैली मार्क्स में 2 डंडे, 3 को दिखाना है 3 डंडे, 4 को दिखाना है तो 4 डंडे हो गए। ठीक है, अगर मुझे 5 को दिखाना है तो 5 को मैं कैसे दिखाऊंगा? 4 डंडे करूंगा, इसको मैं ऐसे कट कर दूंगा, तो ये मेरे पास में हो गया 5। अगर मुझे 6 को दिखाना होगा तो मैं देखो 6 को कैसे दिखाऊंगा? 1 2 3 4, इसको मैंने ऐसे कट किया, कितना हुआ? 5 हुआ, और एक मैंने डंडा ऐसे कर दिया, तो ये मैंने किसको दिखा दिया? टैली मार्क्स के अंदर 6 को मैंने शो कर दिया। मैंने बोला 9 को टैली मार्क्स के अंदर शो करो, कैसे शो करेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें ओनली यहां तक की वैल्यू को जानना है, 5 तक की वैल्यू को। ये 1 को 1 लिखा जाता है, 2 को 2 डंडे, 3 को 3 डंडे, 4 को 4 डंडे, 5 को लिखा जाता है इस तरीके से। अगर हम इतना डेटा जानते हैं तो 9 को टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे? 9 का मीनिंग है 1 2 3 4, ठीक है, एक ऐसे हो गया 5, 5 के बाद में 1 2 3 4 लिख गया भाई 9 टैली मार्क्स के अंदर। तो पहले तो आपको टैली मार्क्स सीखना है कि टैली मार्क्स मेरे पास में होता क्या है। टैली मार्क्स कुछ नहीं होता, बस मुझे एक लाइंस की फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना एक टैली मार्क्स कहलाता है। तो देखो मैंने वही चीज लिखी, 1 को मैं ऐसे दिखाऊंगा, 1 को मैं एक डंडे से दिखाऊंगा, 2 को मैं 2 डंडे से दिखाऊंगा। अगर मुझे 9 6 को लिखना होता तो मैं 4 डंडे करता, उसको कट करने का मीनिंग है मेरे पास में क्या हो गया? 5 हो गया, और उसमें मुझे एक डंडा और कर दूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऐसे टैली मार्क्स के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज हैं वो दिखाई गई हैं। अब अगर मैं थोड़ा इससे आगे और चलूंगा, टैली मार्क्स से आगे, तो देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उन्हें मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चनों के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने क्या किया कि कोई भी एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में किस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन देखने को आएगा। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास में डेटा लिखा होगा कोई भी, जैसे तुम्हारे पास में डेटा है, यहाँ लिखा हुआ है 8 7 6 4 5, ऐसे डेटा आएगा और उसे बोलेगा कि इसको टैली मार्क्स में लिखो, टैली मार्क्स में ऐसे लिखो। तो टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे? यहां तो तुम लिख दोगे ऐसे, टेबल बनाओगे, यहां लिख दोगे अवर्गीकृत डेटा जो मेरे पास में है, और यहां लिख दोगे टैली मार्क्स। ठीक है भाई, टैली मार्क्स लिख दोगे, या कभी कभी इसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह भी लिख सकते हो, मिलान चिन्ह। अब इसको लिखने के बाद में क्या होगा कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने ले लिया सबसे पहले 8 7 6 4 5, ये मैंने ले लिया। अब 8 को मैं टैली मार्क्स में कैसे शो करूंगा? मुझे पता है 1 2 3 4, ऐसे मैंने कट कर दिया, कितना हुआ? 5, और 1 2 3, तो मैंने 8 को लिख दिया टैली मार्क्स के अंदर। अगर मैं 7 को लिखूंगा 1 2 3 4, और ये 5 हो गया 6 7, ये मैंने लिख दिया टैली मार्क्स के अंदर। 6 को मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4, तो ये हो गया। अगर मैं ऐसे कट कर दूंगा तो ये 5 हो गया, एक डंडा मैंने और कर दिया, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। और अगर मैं 5 को लिखूंगा 1 2 3 4, मैंने ऐसे कट कर दिया तो ये 5 हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं नंबर्स को राइट डाउन करूंगा तो ये क्या है कि एक तरीके से टैली मार्क्स होता है। तो अगर मैं ऐसे कोई भी चीज डेटा को लिखता हूं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? टैली मार्क्स के अंदर आएगा।
अब कभी कभी क्या होता है, इस टैली मार्क्स के अलावा भी आपके पास में एक डेटा दिया होगा, और उस डेटा के अंदर हमारे पास में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे एक होता है क्लास इंटरवल। तो उसमें डेटा को पूछेगा कि इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिखाओ। जो मेरे पास में आंकड़े हैं, जो डेटा मुझे गिवन है, उसे क्या है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिखाना होता है। तो उस वाली फॉर्म को हम देखते हैं कि हम उस वाली फॉर्म को कैसे दिखाएंगे। देखिए भाई, अब मेरे पास में क्या है कि मैंने तीन टर्म्स लिखे हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े, जिसे मैं बोलता हूँ अनक्लासिफाइड डेटा। वर्ग अंतराल है, जिसे मैं बोलता हूँ क्लास इंटरवल इंग्लिश में। और ये होता है बारंबारता, जिसे मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन टर्म्स है, इनको पहले समझो। जैसे अवर्गीकृत आंकड़े का क्या मीनिंग है, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनसे निष्कर्ष निकालना मेरे पास में क्या है, संभव ना हो। जैसे अगर मैंने कोई भी आंकड़ा लिखा 8, 9, 12, 14, 16, 18, तो क्या मुझे इससे कोई भी निष्कर्ष निकल सकता है? क्या मैं इससे कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता हूँ? नहीं निकल सकता। तो अगर ऐसे आंकड़े जब भी कभी मुझे दिए होते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे आंकड़ों को मैं क्या बोलता हूँ, अवर्गीकृत आंकड़े में बोलता हूँ। ठीक है। दूसरा मेरे पास में क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मीनिंग क्या है कि मुझे कोई भी चीज, जैसे मेरे पास में क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स वी हैव। जैसे मेरे पास में क्या है 8, 9, 12, 14, और भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मेरे पास में हो गया यहाँ 5, 6 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। तो मैंने क्या किया, इनको एक अंतराल के अंदर रख दिया। अंतराल का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने पहला अंतराल आपका बना दिया 0 से लेके 10 के बीच में बना दिया। क्या मैंने वर्ग अंतराल बनाया? जैसे इस तरीके से 0 से यहाँ 5 है, 0 से 10 हो सकता है। तो वर्ग अंतराल का मीनिंग है कि जिसमें आंकड़ों को विभक्त किया जा सके, जिसमें आंकड़ों को दिखाया जा सके। जैसे मैंने बोला 0 से 10, एक मैंने वर्ग अंतराल बनाया, ये वाला 0 से 10 वाला वर्ग अंतराल बनाया। अब 0 से 10 का मतलब ये हुआ कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में आएंगे। तो देखो, एक मेरे पास में 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 नंबर है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा, यहाँ 3 नंबर ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में मेरे पास में आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में बोलेगा कि वर्ग अंतराल बनाकर जो अवर्गीकृत डेटा है उसको हमें क्या करना है, शो करना है। तो मैं पहले तो जो भी नंबर्स होंगे, नंबर्स मेरे पास में गिवन होंगे, उन नंबर्स को लिखने के बाद में मैं इस तरीके से एक क्लास इंटरवल बनाऊंगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। उसमें जितने भी नंबर आएंगे उन्हें मैं राइट डाउन कर दूंगा। और अगर मेरे पास में कोई भी नंबर नहीं आएगा तो फिर उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं खाली छोड़ दूंगा। ठीक है। अब बात आती है बारंबारता की। नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, बारंबार, कोई भी चीज बार बार होती है। तो कोई भी नंबर इस आंकड़े के अंदर, इस अव्यवस्थित आंकड़े के अंदर, अनक्लासिफाइड डेटा के अंदर कोई भी नंबर कितनी बार आया है, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। अगर एक बार आया तो इसकी बारंबारता एक, 2 बार आया तो 2 उसकी बारंबारता, कोई नंबर अगर 3 बार आया तो उसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये होता है मेरे पास में बारंबारता। ठीक है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी थी, मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अब देखो भाई, मेरे पास में क्या है कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन है वो डीएलएड, जो तुम्हारा जो डीएलएड है उसके अंदर ये 2020 में पूछा है। ठीक है। 2020 अभी लेटेस्ट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले उसको ध्यान से समझिए। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल बनाकर, बस यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का वर्ग अंतराल बनाकर। यहाँ पे ये भी हो सकता है 10 का वर्ग अंतराल बनाकर, 20 का वर्ग अंतराल बनाकर, जिसका भी दिया हो। अगर यहाँ पे गिवन है 5 का वर्ग अंतराल बनाकर, तो मैं क्या करूंगा कि जी मेरे पास में क्वेश्चन है, जो भी मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर लूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं राइट डाउन कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि इसको भी मैं आरोही क्रम में राइट डाउन करता हूँ। ठीक है भाई। तो आरोही क्रम आप सब जानते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर 8, फिर आ जाएगा मेरे पास में 11, 14, 16, 20। अब ये नंबर पहले आ जाएगा 25, 28, 30, 40, और ये मेरे पास में आ गया 48। ठीक है भाई। तो टोटल नंबर एक बार काउंट भी करके देख लो कि ऐसा तो नहीं है कोई नंबर रह गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये मैंने लिख लिया। तो मुझे यहाँ से एक चीज मालूम पड़ी
कि जो मेरे पास में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज द 2 और जो सबसे ग्रेटर नंबर है दैट इज द 48। ठीक है, ये चीज मुझे पता लगी। अब मुझे क्या करना है, उन्होंने बोला है कि जो वर्ग अंतराल बनाना है वो कितने का गैप होना चाहिए, 5 का गैप होना चाहिए। तो वर्ग अंतराल में कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से। तो ऐसे करके मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे तो मैं लिखूंगा वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल मैंने लिखा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बारंबारता और यहाँ पे मैं लिखूंगा मिलान चिन्ह। इसकी कोई ज्यादा नीड नहीं है, पर लेकिन या तो मैं मिलान चिन्ह लिख दूंगा या मैं टेली मार्क्स लिख दूंगा, ठीक है, या मैं लिख दूंगा टेली। अब देखो ध्यान से कि उन्होंने बोल दिया मुझसे कि जो आपको वर्ग अंतराल बनाना है वो कितने का बनाना है, उसमें 5 का गैप होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 5 तक मेरे पास में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 और 4 तो कहां तक आते हैं, 5 तक आते हैं। तो अगर मैंने पहला वर्ग अंतराल बनाया, जैसे मैंने रखा यहाँ पे 0 से 5, मैंने ये बनाया 0 से 5 का मीनिंग ये हुआ कि 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो भैया देखो 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 1 2, तो मतलब इसकी बारंबारता क्या हो गई, 2 हो गई, 2 नंबर आते हैं। तो और इनको मैं टेली मार्क्स में कैसे लिखाऊंगा, इस तरीके से 2 डंडे करके, बस। अब मैंने 5 तक कर लिया, तो यहाँ में आएगा मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा 5 से 10। ऐसे ही फिर यहाँ नेक्स्ट अगर मैं और आगे लेके चलूंगा तो ये आ जाएगा 10 से 15, 15 से 20, इसी तरीके से आ जाएगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और ये 45 से 50। अब कहोगे कि आप सर 50 तक ही क्यों गए, 50 तक मैं इस वजह से गया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास में लास्ट नंबर कितना है, 48 है। तो मैं 48 से ज्यादा, 48 का मीनिंग है अगर मैं 50 तक की रेंज लूंगा तो 50 तक की रेंज में 48 मुझे क्या है, आ जाएगा। ये वर्ग अंतराल का मीनिंग यही है कि जैसे 10 से 15 है तो 10 से 15 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 से 15 के बीच में आ रहे हैं। तो देखो अब ये हो गया, 5 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है ओनली 8। 5 से 10 के बीच में 8 ही तो आ रहा है, ये दोनों इससे छोटे हैं, 11 बड़ा है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1 और यहाँ भी मेरे पास में एक डंडा हो गया। 10 से 15 के बीच में 1 2, 2 नंबर आ रहे हैं तो मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ मैंने कर दिया 2 डंडे। 15 से 20 के बीच में कितने आ रहे हैं, 16 और 20, 2 ही नंबर आ रहे हैं 15 से 20 के बीच में, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 1। तो ये वाली बात हमारे समझ में आ रही होगी कि 15 से 20 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे और चलूंगा, जैसे यहाँ मेरे पास में दिया है 20 से 25, तो 20 से 25 देखो, तो 20 से 25 के बीच में कितना नंबर है, एक नंबर है, तो मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ भी एक डंडा आ जाएगा। 25 से 30 के बीच में कितने हैं, 25 से 30 के बीच में कितने नंबर है, 2, तो यहाँ मेरे पास में कितने आ जाएंगे, 2, यहाँ भी क्या करूंगा 2 डंडे आ जाएंगे। 30 से 35 के बीच में कौन कौन है, 30 से 35 के बीच में कोई भी नहीं है, तो इसे मैं खाली छोड़ दूंगा, यहाँ भी खाली छोड़ दूंगा। 35 से 40 के बीच में एक है, 40। 40 से 45 के बीच में कोई नहीं है। 40 से 50 के बीच में एक है, 48, तो मैं यहाँ भी एक डंडा, यहाँ खाली, यहाँ एक डंडा। तो जो ये मेरे पास में आया है दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। अगर ये ऐड करने पे जितने नंबर हैं उतना ही बैठना चाहिए, तो ऐड करो, 2 और 2 4, 5 और 2 7 और 2 9 10 11 12, तो ये मेरे पास में टोटल कितना बैठा, यहाँ पे 12 बैठा। तो इसका मतलब है, और ये भी कितना था, 12 था, ये भी कितना था, 12 था। तो ये दोनों चीज आपके समझ में आई होंगी कि मुझे किस तरीके से अगर वर्ग अंतराल बनाने की बात की है। उन्होंने बोला था 5 का वर्ग अंतराल बनाओ, लेकिन अगर अभी इसी क्वेश्चन में वो ये बोल देता कि जो वर्ग अंतराल है वो आपको 10 के गैप का बनाना है, तो मैं क्या करता कि यहाँ लिखता 0 से 10। अगर मेरे पास में 10 के गैप का वर्ग अंतराल पूछता तो देखो फिर मैं कैसे करता, 5 वाला समझ में आ गया होगा। अगर 10 वाला पूछता तो फिर मैं कैसे करता, देखो 10 वाले में क्या करता कि फिर मैं यही चीज लिखता, यहाँ मैं लिखता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, हमें पता है 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3। टेली मार्क्स में कैसे लिखता हूँ 3 को, ऐसे। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4, 1 2 3 4। 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3, 1 2 3। और 30 से 40 के बीच में कितने हैं, एक भी एक है, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा 1। 40 से 50 के बीच में कितने हैं, एक है, यहाँ मैं 1 लिखूंगा, यहाँ मैं 1 कर दूंगा। इनको मैं ऐड करूंगा, 4 और 3 7 और 3 9,
और 11 9 और 1 10 11, एक नंबर इसमें भाई कहीं भी रह गया, उसको आप एक बार चेक करना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं कभी भी 10 के इंटरवल की बात करूंगा तो इस तरीके से मैं राइट डाउन करूंगा। तो इतना ज़्यादा सिंपल है ये जो वर्ग अंतराल की हम बात करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा और मुझे जैसे पूछेगा कि आयत की फॉर्म में एक तरीके से एक हिस्टोग्राम बना के दिखाओ, एक मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, उस वाले क्वेश्चन को मैं और बताता हूँ। उसके बाद में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ों के अंदर। देखो उसे ध्यान से। अब देखिए भाई, जो मैंने एक ये लास्ट क्वेश्चन और लिखा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज ये इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये पूरा आपका जो सिलेबस है वो भी आपका पूरा फिनिश हो गया। आज के बाद में आपको बस पीछे वाले लेक्चर्स देखने हैं और लेक्चर में दो वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर ये पूरा डीएलएड का मैथ है वो क्या मेरा फिनिश हो जाएगा, फिर मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्ड आया है इसमें आयत बनाकर, आयत चित्रों द्वारा, मतलब आयत है, ठीक है। आयत चित्रों द्वारा एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ हिस्टोग्राम बना करके मुझे क्या करना है, ग्राफ बना करके इस अंतराल को शो करना है। तो उस अंतराल को मैं कैसे शो करूंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है इसको करना। इसमें देखो मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे आयत चित्रों की हेल्प से शो करना है। मैं कैसे करूंगा, देखो मुझे पता है कि मेरे पास में 2 एक्सिस होती हैं, ये वाली, ये एक्सिस है मेरे पास में, एक एक्स एक्सिस होती है और एक मेरे पास में कौन सी होती है, वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया कि जो ये माप है, इस माप को तो मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और जो मेरे पास में बारंबारता है वो कहाँ तक है, मैक्सिमम 20 तक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरे पास में 2 हो गया, यहाँ पे 4, ये 6, ये 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये मेरे पास में हो गया 20। तो इधर तो मैंने ले लिया बारंबारता को, ठीक है, और यहाँ था मेरे पास में 0। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास में हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 और ये मेरे पास में हो जाएगा 60। और भी मैं थोड़ा दूर दूर ले सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिया 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो ये इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इंटरवल मुझे दिया हुआ है। वही इंटरवल मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने जो बारंबारता थी उसको ले लिया। मुझे क्या करना है, एक आयत चित्रों द्वारा मुझे ग्राफ बनाना है। उसे मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि जब मेरी इंटरवल 0 से लेके 10 के बीच में था तो मेरी बारंबारता क्या थी, 2 थी। तो मुझे पता है, देखो ये रहा, जब मेरा इंटरवल 0 से लेके 10 के बीच में था तो मेरी बारंबारता क्या थी, 2 थी। तो मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। 10 से 20 के बीच में मेरी बारंबारता कितनी है, 8। ये 10 से 20 है, बारंबारता कितनी है, 8। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस तरीके से आगे जाऊंगा और 8 तक जाऊंगा और 8 से लेके ऐसे आ जाऊंगा। ये हो गया 10 से लेके 20 तक। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है कि जब मैं 20 से लेके 30 में गया तो 20 से लेके 30 में मेरी बारंबारता कितनी है, 15 है। तो 15 तुम्हें पता है यहाँ कहीं होगी, मतलब 15 का मतलब है ये यहाँ से मैं थोड़ा आगे और जाऊंगा यहाँ तक इस तरीके से, और ऐसे करके ये हो जाएगी 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। उन्होंने बोला है 30 से 40 में 20 है, तो 20 का मीनिंग है ये, थोड़ा सा आगे और गया और ये 30 से 40 में कितनी है, 20 है। ये सब मेरे पास में ग्राफ बन के तैयार हो रहा है। 40 से 50 में 16 है, 16 मेरे पास में कहाँ है, ये 15 था, यहाँ मान लो 16, तो यहाँ से लेके यहाँ मेरे पास में आ गया 16। और 50 से 60 के बीच में कितनी है, 6। तो 50 से 60 के बीच में जब 6 है तो 6 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ में कर दूंगा। तो ये मेरे पास में ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसी को मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास में अनक्लासिफाइड जो ग्रुप डेटा है, जो माप दी हुई है, मुझे बारंबारता दी हुई है और आयत चित्रों की फॉर्म में एक मुझे ग्राफ बना के दिखाना है, तो बस ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये मेरे पास में हो जाएगी वाई एक्सिस और ग्राफ हैज बीन ड्रॉन हेयर। तो आज का क्लास में इतना ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे लेक्चर को आप देख रहे हो। और जितना था पूरा वीडियो आपका फिनिश हो गया, पूरा सिलेबस फिनिश हो गया, ठीक है। 1 या 2 वीडियो और आएगी। एक वीडियो मान लो हार्डली 40 मिनट की, उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, कोई भी डाउट आता है देन कमेंट ऑन द वीडियोज़, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।